गुड इवनिंग एवरीवन। आज हाउस प्रॉपर्टी का चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट किया था। हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर के अंदर मैंने क्लास के दौरान 43 क्वेश्चन आंसर्स पढ़ाए थे, न्यूमेरिकल्स पूरे जम के न्यूमेरिकल सॉल्व किया था। अब हम लोग मोर प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। मोर प्रैक्टिस के अंदर और क्वेश्चन आंसर्स में सॉल्व कराऊंगा। इसमें से कुछ न्यूमेरिकल है और कुछ बहुत ही अच्छे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आंसर्स है। ठीक है, लेट्स डिस्कस। ये फुल्ली सॉल्व है पर फिर भी एक बार मेरे डिस्कशन का तो फर्क पड़ता ही है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है, अप्रोच होता है। मैं अगर रैंकर रहा हूं थ्रू आउट तो नॉट बिकॉज माई मार्क्स पर थ्योरी वॉज हायर बट बिकॉज मेरे जो सम्स वगैरह होते थे, जो प्रैक्टिकल पेपर्स उसमें मेरे मार्क्स बहुत ज़्यादा थे। बिकॉज आई एम फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, मेरा सम्स के प्रति एक अप्रोच, और वो अप्रोच में हर क्लास में हर सम्स में तुम्हारे साथ डिस्कस करता हूँ, और वो अप्रोच ही सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर अप्रोच सही होगा ना स्टूडेंट का, उससे कभी मिस्टेक्स नहीं होंगे, हर सम्स में उसको फुल नंबर मिलेंगे। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। तो एचपी चैप्टर में तो बहुत सारे सम्स में क्लास के दौरान ही चैप्टर के अंदर हो चुके हैं, 43 एज आई सेड। अब यहाँ से एक्स्ट्रा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ना, ये अपने आप में 3 क्वेश्चन के बराबर है। इसमें 2 प्रॉपर्टीज तो लेट आउट है और एक प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है। तो इट इज लाइक अ केस ऑफ लॉप लॉप सॉप। आओ पढ़ते हैं। सचिन ओन्स 3 हाउसेज एट कोलकाता, मुंबई, चंडीगढ़। कोलकाता वाला हाउस, एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले कोलकाता वाला हाउस ऑन फ्री होल्ड लैंड। अरे बिल्डिंग मेन जरूरी है। जो सेक्शन 22 में चार्जेबिलिटी सेक्शन है उसमें 3 कंडीशन होते हैं, बॉर्न, बिल्डिंग, ओनर, नॉट फॉर बिजनेस। तो बिल्डिंग होना जरूरी है, लैंड पे आपकी ओनरशिप होना जरूरी नहीं होती है। तो फ्री होल्ड लैंड पे कि लीज होल्ड लैंड पे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोलकाता वाला घर लेट आउट किया हुआ है फॉर रेजिडेंशियल पर्पस, तो इसको हम लोग क्या मानेंगे, लॉप। तो लॉप मान के पूरा सम सॉल्व करेंगे एज यूजुअल, लेट आउट प्रॉपर्टी। दूसरी वाली जो मुंबई वाला घर है वो लीज होल्ड लैंड पर है, मतलब लैंड लीज पर है, उससे फर्क नहीं पड़ता, बिल्डिंग अपनी है। तो लेट आउट टू एम्प्लॉइज। नाउ वेट, जैसे ही हम पढ़ते हैं कि कंपनी ने या ओनर ने लेट आउट किया एम्प्लॉइज को, तो हमें लगता है तो बिजनेस पर्पस है, लेकिन देखो आगे क्या बोला है, विच इज नॉट नेसेसरी फॉर बिजनेस। मतलब एम्प्लॉइज को जो लेट आउट किया वो बिजनेस प्रमोशन के लिए नहीं था, वो रेंट कमाने की इच्छा से था। तो ये फिर बिजनेस के लिए नहीं माना जाएगा, और ये चार्जेबिलिटी के तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये भी किस में जाएगा, लॉप। ओके, तो कोलकाता वाला घर भी लॉप है, मुंबई वाला घर भी लॉप है। चंडीगढ़ वाला घर, उसमें साफ इन्होंने लिखा सेल्फ ऑक्यूपाइड, तो वो है सॉप। हम सब जानते हैं सबसे इजी कैलकुलेशन जो होता है वो सॉप का होता है, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का। 2 लाइन का कैलकुलेशन होता है, NAV इक्वल टू निल और फिर माइनस इंटरेस्ट ऑन लोन, मैक्सिमम अप टू 30,000 या 2 लाख, और कुछ नहीं। तो इंटरेस्ट ऑन लोन हमें दिया हुआ है, ये रहा 15,000। इंटरेस्ट ऑन लोन का रिडक्शन अक्रूवल बेसिस पे मिलता है, पेमेंट बेसिस पे नहीं। पेमेंट बेसिस का रिडक्शन केवल एक ही होता है, म्युनिसिपल टैक्स वाला। तो इंटरेस्ट ऑन लोन 15,000 है। हमें क्वेश्चन में नीचे बोला हुआ है कि 15,000 के इंटरेस्ट में से 2,000 इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये 15,000 इंटरेस्ट ऑन लोन आपको रिडक्शन मिलेगा। 15,000 तो 30,000 और 2 लाख दोनों के अंदर है, तो सोचना है ही नहीं। तो सॉप का तो स्ट्रेट अवे आंसर हमें पता है, सर इट विल बी -30,000 स्ट्रेट अवे, -15,000। ये देखो, तो घर 3 चंडीगढ़ वाले घर का NAV -0 लेस इंटरेस्ट कितना, 15,000, तो आंसर है -15,000। तो ये तो हमने सॉल्व कर लिया। अब हम लॉप सॉल्व करेंगे, ऊपर आ जाओ। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। हमें यहाँ पर दिया हुआ है रेंट रिसीव्ड। रेंट रिसीव्ड का मतलब क्या होता है, एक्चुअल रेंट। और हमें क्या दिया हुआ है, म्युनिसिपल वैल्यू। एक्सपेक्टेड रेंट निकालने के लिए 3 चीज़ें चाहिए, म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट। फेयर रेंट और स्टैंडर्ड क्वेश्चन में है नहीं, तो म्युनिसिपल वैल्यू को मैं ले सकता हूँ एक्सपेक्टेड रेंट। लीज रेंट, लीज रेंट बेसिकली अगर ज़मीन लीज की है तो उसके ऊपर कुछ लीज चार्जेस दिए जा रहे होंगे, पर उसका आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। आपको 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन जो मिलता है उसमें सब कुछ शामिल है। तो सेकंड वाला जो इनका घर है मुंबई वाला, वो तो लीज होल्ड लैंड पर है ना, तो उसके लिए वो लोग कुछ लीज रेंट ज़मीन का पे करते होंगे, पर इसका कोई डिडक्शन नहीं मिलने वाला, तो काट दो। रिपेयर्स का कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा बिकॉज 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन है। इंश्योरेंस का नहीं मिलेगा। वेकेंसी इज इंपॉर्टेंट। वेकेंट, क्या ये घर वेकेंट था, तो पहले वाले घर में तो कोई वैकेंसी नहीं है, मतलब 12 महीना लेट आउट था, लेकिन जो मुंबई वाला घर है वो 2 महीने वैकेंसी था। वैकेंसी के लिए मैंने एकदम एक शॉर्टकट ट्रिक सिखाई थी कि वैकेंसी को लेकर कभी चिंता करना ही मत, जब सम सॉल्व करो तो वहीं पे तुरंत कंपेयर होकर आंसर पता चल जाएगा, वो मैं भी करके दिखाऊंगा। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है सर, 7,000 और 8,000। अब देखो नीचे हमें म्युनिसिपल टैक्स का आंकड़ा दिया हुआ है।
Municipal tax we know is allowed as deduction on payment basis, whereas interest in loan is allowed on accrual basis. ठीक है, ये तुम देखो सम्स करते हो तो अपने कैसे पूरा अप्रोच बगल में लिखते जाते हैं. इससे जब तुम रिवीजन करोगे भविष्य में कभी भी 6-8 महीने बाद एग्जाम के पहले, तो तुमको सॉल्यूशन पढ़ना भी नहीं पड़ेगा, तुम यहीं से पढ़ के पूरा मतलब यहीं पे मेंटल सॉल्व कर दोगे. लेट्स टॉक अबाउट म्युनिसिपल टैक्स. इन्होंने बोला म्युनिसिपल टैक्स से 10% जाहिर सी बात है ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू होगा. एंड म्युनिसिपल टैक्स में क्या होता है, पेमेंट बेसिस पे अलाउड होता है. अब मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आज याद करा रहा हूँ, फिर से सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट है. ये कानून में भी लिखा हुआ है, इनकम टैक्स बेयर एक्ट के अंदर भी, और सीएमए की किताब के अंदर भी लिखा हुआ है. हालांकि सीए की किताब के अंदर लिखा हुआ नहीं, पर सबको सुन लो. म्युनिसिपल टैक्स करंट ईयर का जो आप पे करते हो अलाउड एज डिडक्शन, पिछले सालों का जो आप पे करोगे अलाउड एज डिडक्शन, पर फ्यूचर का म्युनिसिपल टैक्स अगर आप एडवांस पे करोगे तो वो डिडक्शन की तरह अलाउ नहीं होता. तो कई लोगों को ये गलत फहमी है कि म्युनिसिपल टैक्स चाहे पिछले साल का हो, चाहे करंट ईयर का हो, चाहे फ्यूचर का, ऑलवेज अलाउड एज डिडक्शन. नो, म्युनिसिपल टैक्स पिछले सालों का जो है अलाउड एज डिडक्शन, करंट ईयर का अलाउड एज डिडक्शन, पर फ्यूचर ईयर का आप दोगे तो वो अलाउड एज डिडक्शन नहीं होता. हमने इसके ऊपर एक सम्स भी किया था क्लास में. कमिंग टू दिस वन, तो म्युनिसिपल टैक्स इज लेविड एट 10% ऑन म्युनिसिपल वैल्यू एंड इज टू बी पेड क्वार्टरली. अब इन्होंने ना जो फर्स्ट वाला घर है ना कोलकाता वाला, उसमें पिछले साल का और करंट ईयर का 2 साल का पे किया है, तो 2 साल का डिडक्शन मिलेगा म्युनिसिपल टैक्स. आओ लिख लेते हैं. ये है म्युनिसिपल वैल्यू 70,000. म्युनिसिपल टैक्स कितना होगा, इंटू 10% इंटू 2 ईयर्स. सिंपल. तो 70,000 म्युनिसिपल वैल्यू है रेंट की, उसमें म्युनिसिपल टैक्स निकाल लो. 70,000 पे 10%, 7,000, 7,000 इंटू 2 14,000. और जो इनका मुंबई वाला घर है उस पे इन्होंने सिर्फ 3 क्वार्टर का पे किया, लास्ट क्वार्टर का अनपेड है. तो यानी कि लास्ट क्वार्टर का अनपेड है, 3 क्वार्टर का दिया है, मतलब 9 महीने का केवल पे किया है. तो 9/12 इंटू 10% इंटू 9/12. ये देखो मुंबई वाले घर की म्युनिसिपल वैल्यू कितनी है, 80,000 इंटू 10% इंटू 9/12. आपने सिर्फ 3 क्वार्टर का दिया, लास्ट क्वार्टर का नहीं दिया, तो म्युनिसिपल टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा. 80,000 का 10% 8,000, 8,000 इंटू 9/12 6,000. ठीक है, तो म्युनिसिपल टैक्स हमने कैलकुलेशन वाला जो एडजस्टमेंट था ऊपर ही सम्स में बिल्ड कर दिया ताकि हमसे कोई भुलक्कड़ी नहीं हो, हम सम्स को सॉल्व करते वक्त भूलें बिल्कुल नहीं. नेक्स्ट नीचे वी ऑल नो कि सर इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन अक्रूवल पे मिलता है. इन्होंने बोला जो वो घर है ना सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला चंडीगढ़ वाला घर, चंडीगढ़ वाले घर में करेंट ईयर के इंटरेस्ट का 2,000 अभी भी बाकी है, कोई फर्क नहीं पड़ता. लिखो इररेलेवेंट. इंटरेस्ट ऑन लोन को पेमेंट बेसिस पे नहीं बल्कि अक्रूवल बेसिस पे डिडक्शन मिलता है इन एचपी चैप्टर हाउस प्रॉपर्टी में. हालांकि पीजीबीपी में ज्ञान अलग है. तो हाउस प्रॉपर्टी हेड में अक्रूवल बेसिस पे इंटरेस्ट का सारा डिडक्शन मिलेगा, चाहे ड्यू है चाहे पेड है, फर्क नहीं पड़ता. अब आओ सम्स करते हैं. मैंने हमेशा बोला कैलकुलेटर सबसे बड़ा जो तुम्हारे हाथ में ब्रह्मास्त्र है वो कैलकुलेटर है. उठा लो भाई. ये सर हमने कैलकुलेटर लिया. अभी आप देखिए एक्सपेक्टेड रेंट कितना है 70,000, एक्चुअल रेंट कितना है 60,000. तो इस पर्टिकुलर घर में, कोलकाता वाले घर में ना कोई अनरियलाइज रेंट है और ना ही कोई वैकेंसी है. तो कहानी बहुत सिंपल है. एक्सपेक्टेड रेंट 70, एक्चुअल रेंट 60, विच एवर इज हायर 70,000. तो जीएवी कितना है 70,000. 70,000 में से 3 डिडक्शन होंगे. सबसे पहले डिडक्शन क्या होगा, म्युनिसिपल टैक्स. म्युनिसिपल टैक्स तुमने निकाल लिया, 70,000 इंटू 10% इंटू 2 14,000 माइनस करो, माइनस 14,000 56,000. 56,000. अब 30% का स्टैंड डिडक्शन माइनस करो, माइनस 30%, 39,200. और अब इंटरेस्ट है 7,000 का, वो भी माइनस कर दो, माइनस 7,000, 32,200. क्या आ गया कोलकाता वाले घर की वैल्यू 32,200. अब हमें करना है मुंबई वाले लॉप का कैलकुलेशन. चंडीगढ़ वाले का तो पहले हमने कैलकुलेट कर दिया -15,000. अब खाली मुंबई वाले करना है. मुंबई वाले का जब आप कैलकुलेशन करोगे तो इस क्वेश्चन में वैकेंसी है, इसीलिए इसमें एक बार सॉल्यूशन की तरफ जाके कंपैरिजन करना पड़ेगा. बिकॉज मैंने बोला था वैकेंसी को लेके एक शॉर्टकट ट्रिक होता है जो सॉल्यूशन करते वक्त ही आप तुरंत कर सकते हो. तो मैं सिखा देता हूँ, सुनो थोड़ा सा ध्यान से देना. अब थोड़ा ध्यान देना. मुंबई वाले घर का एक्सपेक्टेड रेंट कितना है 80,000. दैट इज वी नो सर, लिख देंगे बाहर 80,000. मुंबई वाले घर का एक्चुअल रेंट इन्होंने लिखा है 75,000 फॉर 10 मंथ्स, क्योंकि 2 महीने खाली था. तो 10 महीने का एक्चुअल रेंट अगर 75,000 है तो 1 महीने का कितना 7,500. तो 1 महीने का 7,500 है. तो सबसे पहले आप एनुअल रेंट निकालो. एनुअल कितना होगा, तो सर 7,500 इंटू 12
90,000 रुपया होगा एनुअल रेंट। अब एनुअल रेंट जब निकल जाता है तो उससे दो चीजें माइनस होती है, एक होता है यूआर अनरियलाइज रेंट और एक होता है वैकेंसी। अनरियलाइज रेंट पहले माइनस करते हैं जो कि है नहीं, बैड डेट है नहीं, सिर्फ वैकेंसी है। तो वैकेंसी माइनस करने के जस्ट पहले हम लोग रुकते हैं और कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो अब इसका सॉल्यूशन देखो, इधर एक तरफ है आपके सामने एक्सपेक्टेड रेंट कितना सर 80,000 और दूसरी तरफ है अनरियलाइज सॉरी एनुअल रेंट बिफोर डिडक्टिंग वैकेंसी कितना 7,500 टू 90,000। अब तुमको क्या करना है, इन दोनों फिगर में कंपैरिजन करना है। सरकार अपने हिसाब से बोल रही कि एक्सपेक्टेड 80,000 है, जबकि हमारा एनुअल रेंट आ रहा है 90,000, तो हमने तो ज़्यादा ही रखा है। तो मैंने इसके लिए ट्रिक सिखाया था ना कि गवर्नमेंट को आप पे भरोसा नहीं है, गवर्नमेंट ने अपने फॉर्मूला से एक रेंट बताया और आप अपना बता रहे हो, आपका फिगर बल्कि गवर्नमेंट से भी ज़्यादा ही है। तो इसका मतलब हम लोग याद करने के लिए क्या बोलते हैं कि असेसी ऑनेस्ट है, और जब असेसी ऑनेस्ट होता है इन केस ऑफ वैकेंसी तो जीएवी का फॉर्मूला होता है जीएवी इक्वल टू एक्चुअल। नॉर्मली जीएवी का फॉर्मूला क्या होता है, हायर ऑफ एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट, लेकिन वैकेंसी के केस में हमेशा या तो वो एक्सपेक्टेड होगा या वो एक्चुअल होगा, हायर ऑफ द टू नहीं होगा। वैकेंसी के केस में क्या होता है, हमें मेंटली इन दोनों फिगर को कंपेयर करके देखना है कि क्या बंदा बेईमान है कि ईमानदार, ये बस याद रखने की ट्रिक है। तो इफ यू कैन सी दैट द एक्चुअल हैज बीन केप्ट हायर देन द एक्सपेक्टेड, दैट मीन्स द पर्सन इज ऑनेस्ट, सरकार उसको पुरस्कृत करेगी। सरकार बोलेगी ठीक है भाई तुम जो बोलोगे तुम पे भरोसा, जीएवी इक्वल टू एक्चुअल। तो अब एक्चुअल जो भी निकल के आएगा दैट विल बी द आंसर। तो अब चलो एनुअल रेंट से हम वैकेंसी माइनस करते हैं। वैकेंसी 2 महीने का 7,500 पर मंथ इंटू 2 15,000 माइनस करो कितना आया 75,000। सो 75,000 इज योर एक्चुअल रेंट, और हमने तो फॉर्मूला लिख लिया जीएवी इक्वल टू एक्चुअल, तो एक्चुअल क्या 75, तो जीएवी इज 75,000 निकल के आ चुका। अब तो इजी है सर, अब म्युनिसिपल टैक्स माइनस कर दो, 80,000 इंटू 10% टू 9/12 दैट इज 6,000 माइनस किया 69,000, 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस कर दो, फिर उसमें इंटरेस्ट लोन भी वहाँ पे है कुछ 8,000 का, वो भी माइनस कर दो। अल्टीमेटली यू गेट द आंसर 40,300। तो ये तुमने तीनों घरों का फिगर निकाल लिया, अब बस जोड़ दो तो यू विल गेट द फाइनल आंसर। पहले घर का क्या है 32,200 पॉजिटिव, दूसरे घर का क्या है 40,300 पॉजिटिव। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में तो नेगेटिव ही होता है, नेगेटिव को मैं हमेशा ब्रैकेट में लिखता हूं, कितना है 15,000। तो जब ये करेंगे सॉल्व क्या आएगा 57,500, दैट इज आवर इनकम। तो ये एक सम अपने आप में 3 सम के बराबर था, कई एडजस्टमेंट्स इसमें सीखने को मिले। अब 3 क्वेश्चंस जो हमारे सामने आएंगे वो छोटे छोटे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का 1, कोई प्रॉपर्टी अगर डिस्प्यूटेड है तो उसमें ओनरशिप कैसे डिटरमाइन होगा। यहां पर हमारी मदद करने आएगा सेक्शन नंबर 27। हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर में सेक्शंस का रेंज क्या है 22 से 27। 27 इज डीम्ड ओनरशिप, और डीम्ड ओनरशिप वाले पूरे टॉपिक में कॉन्सेप्ट यही होता है कि लीगल ओनरशिप भले किसी और की है, फॉर इनकम टैक्स एचपी पर्पस हम डीम्ड ओनर किसी और को मानते हैं। मान लीजिए अगर लोगों में डिस्प्यूट है कि प्रॉपर्टी का मालिक कौन है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट विल चेक 2-3 थिंग्स जिससे उसको पता चल जाएगा कि डीम्ड ओनर कौन है। एनी पर्सन कि डिस्प्यूट के बावजूद भी इनकम जिस बंदे के हाथ में जा रही है उसी को हम लोग मानते हैं डीम्ड ओनर, या फिर जिसके पास उस प्रॉपर्टी की पोजेशन है, जो उस प्रॉपर्टी को रह रहा है, यूज कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। तो डिस्प्यूट के बावजूद भी जिस व्यक्ति के पास उस प्रॉपर्टी से आने वाली इनकम जा रही है या जो उस प्रॉपर्टी की पोजेशन ताला चाबी कंट्रोल कर रहा है उसी को हम मानेंगे डीम्ड ओनर अंडर सेक्शन 27, और उसी से एचपी का टैक्स वसूला जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन, एक असेसी है जिन्होंने अपने बिल्डिंग्स पे होर्डिंग वगैरह लगा रखे हैं और होर्डिंग को वो रेंट पे देता है, उससे पैसा कमाता है। मैं याद दिलाना चाहूँगा सेक्शन 22 चार्जेबिलिटी सेक्शन। चार्जेबिलिटी सेक्शन में 3 कंडीशन होते हैं बॉन, बी से बिल्डिंग, कि बिल्डिंग आप किराए पे दोगे तो वो एचपी इनकम में जाएगा, आप प्लांट मशीनरी फर्नीचर होर्डिंग वगैरह किराए में दोगे तो वो आईएफओएस या पीजी में जाएगा, तो वो एचपी में नहीं जाएगा। वो किस हेड में जाएगा सर, आईएफओएस या पीजीबीपी में। ओके, तो दैट वाज अ थियोरेटिकल क्वेश्चन बट अ डिफरेंट टाइप। क्वेश्चन 3, कार्तिक ने, ये अरियर्स ऑफ रेंट का क्वेश्चन है, इसके ऊपर सेक्शन नंबर होता है 25 है, याद है 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन नॉर्मली कहाँ मिलता है 24 क्लॉज ए में, और अरियर्स ऑफ रेंट या अनरियलाइज रेंट रिकवर्ड के केस में
30% डिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन 25A। तो ये अरियर्स ऑफ रेंट का क्वेश्चन है। कहानी कुछ इस तरह से, कार्तिक ने 1 अप्रैल 2020 को कोई प्रॉपर्टी रेंट पे दी थी जिसका किराया उसने लिया था 5,000 रुपया पर मंथ, 2 साल के लिए दिया था किराए पर। तो 2 साल बीत गए। सपोज आज की तारीख है 1 अप्रैल 2022, 2 साल बीत गए। अब 1 अप्रैल 2022 को टेनेंट ने आके कार्तिक से रिक्वेस्ट किया कि प्लीज मेरे को वापस कंटिन्यू करने दो। तो कार्तिक ने वहां पे एक शर्त डाल दी। कार्तिक ने कहा कि मैं तुमको वापस से प्रॉपर्टी रेंट पे देने को तैयार हूं, पर मेरा रेंट अब बढ़ेगा, मेरा रेंट हो जाएगा 8,000 प्लस जो पिछले 2 साल तुम मेरे यहाँ रुके जिसका हम लोग 5,000 किराया लिए थे उसमें भी तुमको मेरे को 8,000 ही देना पड़ेगा। मतलब यू हैव टू पे मी डिफरेंशियल 3,000 पर मंथ फॉर लास्ट 2 years। ठीक है, टेनेंट मान गया। टेनेंट बोला ठीक है, मैं बैक डेट इफेक्ट से 1/4/2020 के इफेक्ट से ही 8,000 मानूंगा और आपको 5,000 तो दिया, 3,000 और दूंगा। तो 2 साल का, पिछले 2 साल का अरियर्स ऑफ रेंट कितना हो जाएगा सर? वेरी सिंपल, डिफरेंशियल अमाउंट कितना है 3,000 पर मंथ इंटू 12 मंथ्स इंटू 2 साल, 1 अप्रैल 20 से 1 अप्रैल 22 तक। दिस कम्स टू सर 72,000। अरियर्स ऑफ रेंट में आपको 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलेगा, 21,600। तो योर आंसर विल बी 50,400। वेरी सिंपल। अरियर्स ऑफ रेंट मैं थोड़ा सा और मतलब एक्स्ट्रा ज्ञान दे देता हूँ। ऐसे तो हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर में जो मेथड ऑफ अकाउंटिंग है वो अक्रूवल बेसिस है, परंतु 2 ऐसे सिचुएशंस हैं जब हाउस प्रॉपर्टी में रिसीट बेसिस फॉलो किया जाता है। अरियर्स ऑफ रेंट रिसीव्ड एंड URR, अनरियलाइज रेंट रिकवर्ड। इन 2 केसेस में अक्रूवल नहीं फॉलो होता, रिसीट बेसिस फॉलो होता है। मतलब जिस प्रीवियस ईयर में आप रिसीव करते हो उस साल ये HP इनकम में जाएगा ही, भले आपके पास प्रॉपर्टी हो या नहीं हो, वो उस साल HP इनकम में जाएगा। और बाकी सारे 3 डिडक्शन में से 2 तो आप पहले ले चुके, म्युनिसिपल टैक्स, इंटरेस्ट ऑन लोन। अभी आपको केवल मिलेगा 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 25 से। तो इस बंदे का करंट ईयर का हमको कैलकुलेट करने नहीं बोला है, क्वेश्चन में बोला है डिस्कस द ट्रीटमेंट ऑफ अरियर्स ऑफ रेंट। तो मुझे करंट ईयर प्रीवियस 22-23 का निकालने की जरूरत नहीं, मुझे सिर्फ बोला है अरियर्स ऑफ रेंट की टैक्सेबिलिटी क्या होगी। तो हम बोलेंगे 2 साल का जो अरियर्स मिला है 72,000 रुपए, वो इस साल ही टैक्सेबल होगा, अंडर HP हेड होगा। और अमाउंट कितना आएगा 30%। 2 लाइन का कैलकुलेशन, अमाउंट रिसीव्ड इतना माइनस 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन इक्वल टू इतना। तो आंसर इज 50,400। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। एकदम फर्स्ट क्लास ऑफ हाउस प्रॉपर्टी में हम लोग सीखते हैं कि हर तरह की प्रॉपर्टी का रेंटल इनकम यहाँ टैक्सेबल है, चाहे वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हो, कमर्शियल प्रॉपर्टी हो, शोरूम हो, वेयर हाउस हो, या इवन प्रॉपर्टी इन फॉरेन कंट्री में हो। तो सचिन जो कि एक इंडियन है, तो रॉ है, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट। सचिन का लंदन में घर है जो उसने किराए पे लगा रखा है, तो उसका HP इनकम भी निकलेगा और यहीं पे टैक्सेबल होगा इंडिया में। उस लंदन वाले घर का किराया कितना है 10,000 पाउंड पर मंथ। तो साल का कितना हो गया 1,20,000 पाउंड, और पाउंड का रेट कितना है क्वेश्चन में 90 रुपया। तो 10,000 पर मंथ इंटू 12 महीना इंटू 90, तो निकल के आएगा रेंट अमाउंट, निकाल लेंगे। म्युनिसिपल टैक्स भी वो वहां पे देता है लंदन में, कितना 8,000 पाउंड 1 साल का। तो 8,000 पाउंड 1 साल का इंटू 90 रुपया रेट है, तो माइनस कर लो। GAV ये रहा, क्योंकि इस क्वेश्चन में एक्सपेक्टेड रेंट का डेटा नहीं है, तो जो एक्चुअल रेंट है वही आपका GAV होगा, विच विल कम टू दिस। पूरा कैलकुलेशन मैंने दिखाया है, देख लो 10,000 पाउंड पर मंथ इंटू 12 महीने इंटू 90 माइनस म्युनिसिपल टैक्स 8,000 पाउंड इंटू 90, 7,20,000। तो ये NAV आ गया। इंटरेस्ट ऑन लोन कुछ बोला नहीं, सिर्फ 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन देना है, दे दो। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, HP इनकम। ठीक है, अब ये 3 क्वेश्चन तो बड़े छोटे छोटे थे जिससे थोड़े कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हो गए। अब हम लोग 2 लंबे सम्स करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में इस बंदे के पास ना, कार्तिक के पास 3 घर है और तीनों का अलग अलग ज्ञान दिया, हमें कैलकुलेट करना है। ये वाला गुड है, ये दोनों इजी हैं, बाकी 2 घर जो है महा इजी है, 2-2 लाइन का कैलकुलेशन है, सारी मेहनत यहीं पर है। यहां हमें कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा अबाउट इंटरेस्ट कैलकुलेशन। ओके, एक बार मैं बैठ गया हूं, कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। तो सर सबसे पहले सबसे गुड वाला चीज़ ही कर लो ना, इजी तो आसान है, उसमें तो क्या ही टाइम लगना है। इजी अगर करना है तो यहीं पे ओरल हो जाएगा। गुड पहले देखो, इस सम्स में क्या है, इंटरेस्ट को लेके थोड़ा सा ज्ञान है, नीचे लिखते हैं। ठीक है, इंटरेस्ट 3 अलग अलग प्रीवियस ईयर है,
20, 21, 21, 22 और हम लोगों के एग्जाम के लिए कौन सा प्रीवियस ईयर है? 22, 23। हुआ क्या, कार्तिक के पास एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है जो इन्होंने रेंट पे चढ़ा रखा है। रेंट है 30,000 रुपये पर महीना, लेट आउट फॉर द होल ईयर। ओके, अब फर्स्ट पार्ट में कहीं भी एक्सपेक्टेड रेंट का कोई डेटा है नहीं, तो अगर एक्सपेक्टेड रेंट का कोई डेटा आप नहीं दोगे तो जो एक्चुअल रेंट है उसी को मैं जीएवी मान के चलूंगा। तो वो तो मुझे साफ तौर पे दिख रहा है कि सर 30,000 पर मंथ, 12 महीने का 3,60,000। तो एक्चुअल रेंट इक्वल टू 3,60,000 और इसी को आप ले लोगे जीएवी, क्योंकि एक्सपेक्टेड रेंट का कोई डेटा है ही नहीं। सॉरी, म्युनिसिपल टैक्सेस पेड 8,000 बोला है, वो हम जीएवी से माइनस कर देंगे, वो भी हम जानते हैं। अब देखो, लोन का ज्ञान बहुत अच्छा है। इन्होंने 25 लाख का लोन लिया था जिसपे ब्याज है 10% और 5 साल का लोन था। कब लिया है? 1/8/2020। तो 2020 में अगर आपने लोन लिया है 5 साल के लिए तो वो 2024-25 तक तो जाएगा ये लोन, तो हमको सबका ब्याज निकालना है। आपने लोन कब लिया है? 1/8/2020 को फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एट 10% फॉर 5 ईयर्स। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कब हुआ है? 30/6/2021, नॉट 22। नॉर्मली कोई भी सम्स में क्या होता है कि कंस्ट्रक्शन कंप्लीट तुम्हारे एग्जाम के प्रीवियस ईयर 22-23 में करवाते हैं, लेकिन यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कब हो गया? 2021-22 में। अब हम लोग जानते हैं कि प्री एक्विजिशन इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है। प्री एक्विजिशन इंटरेस्ट का मतलब होता है कि जिस साल एक्विजिशन या कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है उस साल को तो करंट ईयर इंटरेस्ट मानोगे, उसके पहले का जो है वो प्री एक्विजिशन। तो अगर 30/6/2021 21-22 में आ रहा है तो इसका जस्ट पहले खत्म क्या हो रहा है? 31 मार्च 2021, यानी कि 31 मार्च 2021 तक का जो ब्याज है वो प्री एक्विजिशन, उसके बाद सब करंट ईयर है। तो 1 अगस्त 20 से लेके 31 मार्च 21 तक का जो ब्याज है वो कहलाएगा सर प्री एक्विजिशन इंटरेस्ट, और वो हमें निकालना है जो भी है। 21-22 में तो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है, तो 21-22 का जो भी ब्याज होगा वो करंट ईयर इंटरेस्ट ऑफ 21-22 माना जाएगा और 21-22 में फुल अलाउ किया जाएगा। 22-23 का जो भी ब्याज होगा वो करंट ईयर इंटरेस्ट ऑफ 22-23 माना जाएगा और 22-23 में अलाउ किया जाएगा। हमें मतलब किससे है? हमें मतलब है 22-23 वाले करंट ईयर इंटरेस्ट से, और हमें मतलब है प्री एक्विजिशन इंटरेस्ट के 1/5 अमाउंट से। यही तो होता है, करंट ईयर इंटरेस्ट माइनस होगा और जो भी प्री एक्विजिशन इंटरेस्ट है उसका 1/5 5 साल तक अलाउ होता है, तो वो अलाउ होगा। ठीक है, बाकी 2021-22 का जो करंट ईयर इंटरेस्ट है वो तो 2021-22 की कैलकुलेशन में माइनस कर चुके होंगे, तो हमें इन दो से मतलब है। अब प्री एक्विजिशन इंटरेस्ट कितने महीने का है? 1 अगस्त 20 से लेके 31 मार्च 21, दैट इज सर 8 मंथ्स। 8 मंथ्स इंटू कितने का लोन था? 25 लाख, इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था? 10%। ठीक है, फिर इंटू 1/5, तो ये कितना निकल के आएगा? 25 लाख का 10% 2.5 लाख, इंटू 8 महीना 8/12। ठीक है, 1,66,667 डिवाइड बाई 5, 33,333, तो ये आएगा 33,333। और करेंट ईयर इंटरेस्ट कितना आएगा सर? 25 लाख इंटू 10% फॉर 1 ईयर, दैट इज 2.5 लाख। तो टोटल इंटरेस्ट कितना होगा? 2.5 लाख प्लस 33,283,333। ये बस यही एक मेन एडजस्टमेंट यहाँ सीखना था और कुछ नहीं। इसको 8/12 कर दो, वरना घर में सोचोगे इंटू 8 करना है, डिवाइड बाई 12 भी तो करना पड़ेगा। ओके, तो यही बस एक हाथी काम था और कुछ नहीं। अब तो हम लोग आराम से कर सकते हैं। मेरा जीएवी कितना है? 3,60,000, उसमें से म्युनिसिपल टैक्स माइनस कितना होगा? ये रहा 8,000, माइनस 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन 2,46,400, माइनस इंटरेस्ट कितना आ रहा है यहाँ पे? सर इंटरेस्ट तो ज़्यादा आ रहा है, 2,83,000, 2.5 लाख ये है प्लस 33,333, तो 283,333। आंसर आ रहा है सर ये 36,933 नेगेटिव, क्योंकि इंटरेस्ट ज़्यादा था एक्चुअली, तो 36,933 नेगेटिव, दैट्स एन एचपी लॉस। तो ये पहला तुमने सॉल्व कर लिया, यही मेहनत था बस और कुछ नहीं। इंटरेस्ट का ज्ञान जो है बस यही अच्छा, और बाकी तो लल्लू सम्स है।
सेकेंड देखो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, अरियर्स ऑफ रेंट मिले हैं, तो अरियर्स ऑफ रेंट में तो सर 2 लाइन का कैलकुलेशन है। पैसा आया कितना, 1,20,000 माइनस 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर 25A, तो 1,20,000 में से 30% जाएगा 36,000, तो इट विल कम टू हाउ मच, 84,000 आई थिंक। ठीक है। तीसरा सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का आंसर सबको पता है, 2 लाइन का, NAV नील माइनस इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट पेड 3 लाख ऑन लोन टेकन फ्रॉम SBI फॉर ओन रेजिडेंट फॉर द पीरियड इतना, तो 3 लाख का इंटरेस्ट है, लेकिन सर मैक्सिमम माइनस कितना अलाउ होता है, 2 लाख, 30,000 / 2 लाख, तो मैक्सिमम किस में 2 लाख होता है, तो 2 लाख से ज़्यादा तो आपको अलाउ होगा नहीं, तो NAV 0 माइनस इंटरेस्ट ऑन लोन 2 लाख नेगेटिव 2 लाख। तो ये सब जोड़ जाड़ के फाइनल आंसर ये आ रहा है, लॉस ऑफ HP लॉस ऑफ 1,52,933। सो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 6 बड़ा गुड है, वेरी गुड। क्वेश्चन 6 में गुड ये है कि ये को ओनरशिप का क्वेश्चन है, बट इन अ डिफरेंट रेशियो। नॉर्मली क्या होता है, को ओनरशिप के जितने भी सम्स वगैरह होते हैं ना, उसमें बता दिया जाता है कि प्रॉपर्टी के 2 को ओनर है, बराबर की को ओनरशिप है, तो हर चीज़ हम लोग 1:1 मान के चलते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ हमें क्लियर बोल दिया कि ओनरशिप कौन से किस घर का मतलब नहीं, जो भी प्रॉफिट या लॉस आएगा उसका रेशियो 3:1 होगा। ठीक है। अगर क्वेश्चन में अलग से आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बता दिया, तब आपको ओनरशिप रेशियो से मतलब नहीं है, बोला प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, 3:1। तो पहले तो सम को नॉर्मल सॉल्व करो, को ओनर मानो ही मत। मैंने इसका ट्रिक सिखाया था ना क्लास में कि सम्स को सॉल्व करो कि एक ही सम्स है, को ओनर है ही नहीं, सॉल्व कर लो, फिर लास्ट में बाटा बाटी करना, तो प्रॉफिट शेयर रेशियो 3:1 में बटेगा। इवन जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो भी 3:1, यानी कि जैसे जो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी होती है उसमें तो लॉस आएगा, HP लॉस है ना, 30,000 2 लाख जो भी इंटरेस्ट का, तो उसमें भी जो लॉस आ रहा है वो भी 3:1 में बटेगा। ठीक है। तो यहाँ पे आपको बाटा बाटी लास्ट में किस में करना है, 3:1 में। प्लीज टेक केयर ऑफ दैट, और कुछ नहीं। नाउ लेट्स स्टार्ट सर। Karthik and Rahul are the co-owners of the property. Good. The property was constructed by taking a loan on 1/5/1998. तो लोन जो है वो 1/4/1999 के पहले का है। मैंने बोला था ना यहाँ पे, याद रखना, कारगिल का युद्ध 1999, तो उसके पहले 1998 का है, यानी कि यहाँ पर मैक्सिमम इंटरेस्ट अलाउड कितना होगा, 2 लाख की 30,000 फॉर ईच को ओनर। तो किसी भी को ओनर को कितना मिल जाएगा, 30,000। तो कार्तिक भी 30,000 का इंटरेस्ट दे सकता है, राहुल भी 30,000 का। ठीक है। इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट है कितना, टोटल इंटरेस्ट है 6 लाख। तो देखो इधर टोटल इंटरेस्ट अमाउंट है 6 लाख। इस प्रॉपर्टी में 8 यूनिट्स हैं, जिसमें से 2 यूनिट्स सेल्फ ऑक्यूपाइड है बाय कार्तिक, 2 यूनिट्स सेल्फ ऑक्यूपाइड है, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी बाय राहुल, 4 यूनिट्स लेट आउट है। तो तुम इंटरेस्ट का बंटवारा कर सकते हो कि नहीं, 6 लाख में से सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पर इंटरेस्ट कितना है, मतलब तुम बोल सकते हो कि 8 यूनिट में से 4 यूनिट तो सॉप है और 4 यूनिट लॉप है, तो डिवाइड करो 6 लाख में से इन 4 यूनिट्स पे कितना आएगा, 6 लाख इंटू 4/8 1.5 लाख, सॉरी 3 लाख। तुम कैलकुलेशन ऐसे भी कर सकते हो कि सर इंटरेस्ट है 6 लाख और 8 यूनिट्स, तो 1 यूनिट का कितना 75,000 होगा, 6 लाख डिवाइड बाय 8, 75,000 पर यूनिट। तो लेट आउट प्रॉपर्टी कितनी, 4 यूनिट, तो 4 यूनिट का कितना होगा, 4 इंटू 75,000 3 लाख, तो 3 लाख लॉप है। नाउ लेट आउट प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट के डिडक्शन पे कोई लिमिट नहीं, फुल अलाउड होगा, वेस्ट 3 लाख अलाउ कर देंगे जब लॉप का कैलकुलेशन करेंगे। लेकिन सर जो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है उसमें तो आपको निकालना पड़ेगा, उसमें मैक्सिमम 30,000 की रिस्ट्रिक्शन है। अब यहाँ पर ना यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। तुम्हारा मन बोलेगा कि सर रहे तो बराबर बराबर घर में रहे हैं, कार्तिक ने भी 2 घर लिया, राहुल ने भी 2 घर लिया है, पर वैसे नहीं होगा। यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चन में बोल दिया है साफ कि इंटरेस्ट ऑन लोन इज टू बी शेयर्ड ऑल्सो इन द रेशियो 3:1। तो एक काम करो, 4 यूनिट सेल्फ ऑक्यूपाइड है, उस पर सीधा इंटरेस्ट कितना है बता दो सर, 3 लाख। 6 लाख 8 यूनिट पे है, तो 4 यूनिट पे मिला के कितना होगा, 3 लाख। तो अब ये 3 लाख है इनके बीच में, ये 3 लाख का इंटरेस्ट 100 पे डिवाइड किस रेशियो में होगा, इन
3:1, यानी कि कार्तिक के खाते में जाएगा 2,25,000 और राहुल के खाते में आएगा 75,000। तो 3 लाख का जो इंटरेस्ट है बटेगा 3:1 में ऐसे। पर दोनों ही केस में हम जानते हैं सर कि मैक्सिमम इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी मैक्सिमम इंटरेस्ट आपको मिलेगा कितने का? 30,000 का। तो कार्तिक को 2,25,000 का नहीं सिर्फ 30,000 ही इंटरेस्ट माइनस करने मिलेगा। राहुल को भी मैक्सिमम कितना अलाउ होगा? 75,000 नहीं बल्कि सिर्फ 30,000। तो करना तो कार्तिक और राहुल दोनों में 30,000 ही है ईच को ओनर, लेकिन एग्जाम में पूरा दिखाना पड़ेगा कि हमने सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट निकाला 3 लाख, दोनों के रेशियो में बांटा 3:1, 2,25,000 75,000 सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 30,000। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी तो तुमने सॉल्व कर लिया कि जो 2 यूनिट सेल्फ ऑक्यूपाइड है और ये 2 यूनिट जो राहुल का सेल्फ ऑक्यूपाइड है उनकी तुमने सॉल्व करके निकाल ली -30,000 -30,000। अब तुमको खाली लॉप निकालना है, ठीक है। अब हमें लॉप का ज्ञान दिया हुआ है, विल गो इनटू दैट लिटिल वाइल लेटर। द म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी इज 24 लाख। पूरे 8 यूनिट का 24 लाख है, तो जो लेट आउट पोर्शन है 4 यूनिट का उसका कितना है? 12 लाख। म्युनिसिपल वैल्यू के अलावा और कोई स्टैंडर्ड एंड फेयर रेंट नहीं है, तो वही हमारे लिए एक्सपेक्टेड रेंट है 12 लाख। म्युनिसिपल टैक्सेस 20% होते हैं, तो 12 लाख तुमने निकाल लिया म्युनिसिपल वैल्यू लेट आउट का, तो उसका 20% भी निकाल सकते हो। 12 लाख का 20% 2,40,000। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर ईच को ओनर ऑक्यूपाइड 2 यूनिट्स ईच फॉर रेसिडेंस, वो बता दिया मैंने नीचे ही, और बैलेंस 4 यूनिट लेट आउट थे एट द रेट ऑफ 18,000 पर मंथ पर यूनिट। तो लेट आउट वाले का एक्चुअल रेंट तुम निकाल सकते हो। पहले मैं निकाल रहा हूं एनुअल रेंट। एनुअल रेंट कितना होगा? 18,000 पर मंथ इंटू 12 मंथ्स इंटू लेट आउट 4 यूनिट है, तो 18,000 इंटू 12 इंटू 4, इट इज कमिंग टू 8.64 लैक्स। ये एनुअल रेंट है, लेकिन यहाँ वैकेंसी का भी चक्कर है। इन्होंने बोला 4 यूनिट जो लेट आउट थे उसमें से 2 यूनिट वेकेंट थे 4 महीने तक, तो उनका भाड़ा नहीं आएगा, तो वैकेंसी माइनस करना है। अब जब भी सम्स में वैकेंसी हो, अभी कुछ नहीं करना है, जब सम्स करेंगे तो अंदर में वैकेंसी का एडजस्टमेंट करेंगे, अभी कुछ नहीं। इंटरेस्ट ऑन हाउस लोन कितना है? 6 लाख, जिसका हमने पूरा ट्रीटमेंट देख लिया। प्रॉफिट शेयर रेशियो 3:1, इंटरेस्ट भी 3:1। अब सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो लोन 1,499 के पहले का है, तो मैक्सिमम इंटरेस्ट का रिडक्शन सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में दोनों को 30,000 का ही मिलेगा। नोट 1। नोट 2, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का कैलकुलेशन 2 लाइन का होता है, NAV = 0 माइनस इंटरेस्ट। तो कार्तिक के खाते में इंटरेस्ट कितना होगा? 2,25,000, और राहुल के खाते में कितना इंटरेस्ट होगा? 75,000। लेकिन दोनों को ही मैक्सिमम रिडक्शन कितना मिलेगा? 30,000 का। तो SOP का आंसर क्या रहा? -30 -30। सॉल्व। अब लॉप सॉल्व करना है। जो 4 यूनिट लेट आउट है, एक्सपेक्टेड रेंट कितना है? 12 लाख, ये हम लोग निकाल चुके। 24 लाख ऑफ इंटू 4/8 12 लाख। और एनुअल रेंट कितना था? 864। अब इन दोनों कंपेयर करो। एनुअल रेंट इज ऑलरेडी लेस देन एक्सपेक्टेड रेंट। तो यहां पर मैंने ट्रिक क्या सिखाया था कि वैकेंसी माइनस करने के पहले जो फिगर है, अगर वो ऑलरेडी एक्सपेक्टेड से छोटा है, इसका मतलब सरकार मानेगी कि भाई बंदा बेईमान है, कम इनकम दिखाना चाहता है, तो उसके रेंट फिगर पे सरकार भरोसा करेगी नहीं और GAV सीधा अपने वाला फिगर ले लेगी। तो अपने वाला फिगर इनका कितना? 12 लाख, तो GAV = 12 लाख स्ट्रेट। लेकिन हमें तो पूरा दिखाना पड़ेगा लिख के, तो लिख लो। वैकेंसी माइनस करो, तो 2 यूनिट्स पर 2 यूनिट्स ऐसे थे जो वेकेंट हुए 4 में से, तो 18,000 इंटू 2 यूनिट्स इंटू 4 महीना, ठीक है। प्रिंटिंग मिस्टेक ठीक कर लो। 18,000 पर मंथ है इंटू 2 यूनिट खाली थे फॉर 4 महीना इंटू 4 मंथ्स कम्स टू 1,44,000। तो 864 - 144 720। पर वो 720 कोई काम का नहीं है, बिकॉज इन सच केसेस वेयर एनुअल रेंट एक्चुअल रेंट बिफोर डिडक्टिंग वैकेंसी टर्न्स आउट टू बी लोअर देन एक्सपेक्टेड, गवर्नमेंट वहाँ पे एक्सपेक्टेड रेंट कोई GAV लेता है। तो 1,20,000 ये 12 लाख की तुम्हारा GAV है। अब 12 लाख में से माइनस क्या होगा? म्युनिसिपल टैक्स 20%, 2,40,000 लेस कर दो, 9,60,000, उसमें से स्टैंड डिडक्शन 288, और इंटरेस्ट 3 लाख पूरा माइनस होगा। लेट आउट प्रॉपर्टी में कोई लिमिट होता नहीं है, माइनस करो, इट कम्स टू 3,72,000। अब ये दोनों जन में डिवाइड होगा इन द रेशियो 3:1। तो कार्तिक के लिए इतना, राहुल के लिए इतना। अब चलो फाइनल फिगर निकाल लो। कार्तिक का शॉप में लॉस है, राहुल का भी शॉप में लॉस है 30,000। कार्तिक का प्रॉफिट इतना है 279 जो ऊपर से फिगर आ रहे हैं, और राहुल का है 93,000 जोड़ जाड़ के इतना।
सो कार्तिक की HP इनकम है 249,000 और राहुल की है 63,000। तो ये था सम्स। तो ये बड़ा अच्छा सम्स है, मैंने क्लास में जिक्र भी किया था कि मोर प्रैक्टिस में को ओनरशिप का एक सम्स आएगा इन अ डिफरेंट रेशियो 3:1, वही है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, ये आखिरी क्वेश्चन है, थियोरेटिकल क्वेश्चन है। सबसे पहला सवाल, इंटरेस्ट पेड ऑन अनपेड परचेज प्राइस ऑफ अ हाउस प्रॉपर्टी। सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मैंने किसी से घर खरीदा, मैंने अभी उनको पूरा पैसा नहीं चुकाया है, मैं धीरे धीरे चुकाऊंगा, तो उन्होंने बोला तुम धीरे धीरे चुकाना पर फिर ब्याज जोड़ के देना। तो यहाँ पर बायर जो है वो सेलर को ही इंटरेस्ट ऑन लोन पे कर रहा है, एक तरह से सेलिंग प्राइस पूरा दिया नहीं, इंस्टॉलमेंट में देगा, तो वो ब्याज सेलर को ही दे रहा है। तो इट इज लाइक अ लोन टेकन फ्रॉम द सेलर ओनली। तो HP में इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम एनीबडी इज अलाउड। तो सेलर से भी जो आपने ये अरेंजमेंट किया ना इंस्टॉलमेंट का, इस पे जो आप ब्याज दे रहे हो इसका रिडक्शन भी मिलेगा, तो इट विल बी अलाउड एज डिडक्शन। अगला सवाल, अगर आपको सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में 30,000 2 लाख तक का इंटरेस्ट का रिडक्शन चाहिए तो आपको प्रूफ दिखाना पड़ेगा। इंटरेस्ट सर्टिफिकेट इज अ नेसेसरी मस्ट टू क्लेम डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, ट्रू। थर्ड, कई बार इस पूरे चैप्टर में ऐसा हुआ जब इनकम हाथ में आई नहीं है फिर भी इन्होंने नोशनल इनकम पे टैक्स लिया है। कई बार ऐसा नहीं होता कि एक्सपेक्टेड रेंट ज़्यादा एक्चुअल रेंट कम है, तो ये लोग तो GAV एक्सपेक्टेड रेंट को मान के चलते हैं, तो नोशनल इनकम पे टैक्स ले लेते हैं। एक्सपेक्टेड रेंट तो नोशनल इनकम है। कई बार ऐसा भी होता है कि वैकेंसी की वजह से ऊंच नीच हो गया और फिर से लोग एक्सपेक्टेड रेंट पे टैक्स ले लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि SSC के पास 2 से ज़्यादा घर हैं तो डलॉप डीम टू बी लेट आउट मान के टैक्स ले लेते हैं। तो देयर आर मेनी केसेस इन HP चैप्टर वेयर वी एंड अप पेइंग टैक्स ऑन द नोशनल इनकम जो मिला भी नहीं है। तो स्टेटमेंट इज करेक्ट। चौथा, ओनरशिप इज नॉट नेसेसरी अंडर हाउस प्रॉपर्टी। सर अगर मैं सेक्शन 22 की सुनूं तब तो ओनरशिप इज नेसेसरी, बिकॉज सेक्शन 22 चार्जेबिलिटी में बोलता है बॉर्न बिल्डिंग ओनरशिप नॉट फॉर बिजनेस, तो ओनरशिप नेसेसरी है। लेकिन सर देन देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ डीम्ड ओनरशिप, जहां लीगल ओनर कोई और है और मैं डीम्ड ओनर, मुझे टैक्स देना पड़ रहा है। तो कुछ केसेस ऐसे हैं जहां तुम असली मालिक नहीं हो फिर भी तुमसे ही टैक्स वसूला जाएगा। अदरवाइज नॉर्मली तो ये करेक्ट है कि ओनरशिप होना जरूरी है। तो ये स्टेटमेंट ओनरशिप इज नॉट नेसेसरी, जनरली स्पीकिंग ये गलत है, बिकॉज ओनरशिप इज नेसेसरी। हाउएवर कुछ केसेस होते हैं डीम्ड ओनरशिप के जहां बिना ओनरशिप के भी आप इसमें टैक्सेबल हो जाते हो। लास्ट, रजिस्ट्रेशन ऑफ द हाउस इज नॉट नेसेसरी, ये भी पढ़ाया था मैंने, सेक्शन 27 में ही आता है ये भी। डीम्ड ओनरशिप, सेक्शन 53A ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट बोलता है कि सेलर और बायर ऑफ द प्रॉपर्टी के बीच में सब कुछ हो गया है, बायर ने पैसा दे दिया, सेलर ने बिल्डिंग पकड़ा दी, पर अभी तक सरकार के रिकॉर्ड में रजिस्ट्रेशन पेंडिंग है। तो भले ही सरकार के रिकॉर्ड में रजिस्ट्रेशन पेंडिंग हो, स्टिल बायर को ही ओनर माना जाएगा। सेक्शन 27 भी यही बोलता है कि बायर को ही हम डीम्ड ओनर मानेंगे और उसी से टैक्स देंगे, एकदम सत्य वचन है। तो रजिस्ट्रेशन इज नॉट नेसेसरी, ट्रू। ठीक है, so that completes our more practice. okay, डन है। तो HP चैप्टर भी खत्म, उसका मोर प्रैक्टिस भी खत्म। अब अगले दिन हम लोग स्टार्ट करेंगे सर द महासमुंदर चैप्टर, नाम है उसका PGBP। 100 पन्ने का तो वो चैप्टर है, प्लस 14 पन्ने का मोर प्रैक्टिस अलग से उसके ऊपर। ठीक है, मतलब 100 पन्ने के चैप्टर में तुम समझो कितने सारे क्वेश्चन आंसर मैं कराऊंगा न्यूमेरिकल्स, उसके अलावा मोर प्रैक्टिस के लिए एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स भी और है। तो दिस इज द बिगेस्ट चैप्टर इन इनकम टैक्स। मतलब अब तक जो इनकम टैक्स पढ़ के तुम्हारा लेवल हुआ है सैलरी HP, एक स्वाद तो आ ही गया सब्जेक्ट का कि हाँ ये फ्लेवर है, समझ में आ रहा है। PG बढ़ के यू विल लाइक गो टू अ नेक्स्ट लेवल, एकदम गॉड लेवल हो जाएगा तुम्हारा PGB करने के बाद। तो मंडे को विल स्टार्ट PGBP। थैंक यू।